राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी मग में, जहां आपको सुनने को मिलती है दिलचस्प, तिलिस्मी, जादुई और धार्मिक कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज आपको ले चलते हैं एक बेहद रोचक यात्रा पर। चंद्रभान के घर में आज खूब हलचल थी। उसका पिता एक संपन्न व्यक्ति था जिसके पास कई सेवक और घोड़े गाड़ियां थीं। वह अपनी पत्नी और बच्चों सहित चित्रगढ़ जाने की तैयारी कर रहा था। यही कारण था कि पूरा घर व्यस्त नजर आ रहा था। कोई बिस्तर बांध रहा था तो कोई संदूक में जरूरी सामान रख रहा था। घोड़े तैयार किए जा रहे थे, उन्हें सजाया जा रहा था। चंद्रभान अब भी बच्चा ही था। कब तक यह तैयारियां देखता? जैसे ही मौका मिला वह सबकी नजरें बचाकर बाहर निकल गया और अपने दोस्तों के साथ गली में खेलने लगा। बच्चे खेलकूद में मग्न थे कि तभी एक राजसी ठाठ बांट वाला रौबदार युवक घोड़े पर सवार होकर गली से गुजरा। खेलते बच्चों को देखकर जाने क्यों उसने घोड़े की लगाम खींच ली और दिलचस्पी से उनकी मासूमियत भरी मस्ती को देखने लगा। चंद्रभान अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसकी नाजुक और मासूम शक्ल सूरत, साफ सुथरे कीमती वस्त्र और उसकी कलाई में चमकते सोने के कंगन यह साफ दिखा रहे थे कि वह एक धनी परिवार का बेटा है। वह युवक घोड़े से उतरा और चंद्रभान को गोद में उठा लिया। स्नेह भरी बातें की, माथे को चूमा। बच्चों से प्रेम किया जाए तो वे जल्द ही अपनापन महसूस करने लगते हैं। कुछ ही पलों में चंद्रभान उस अजनबी से घुल मिल गया। वह युवक उसे पास की एक हलवाई की दुकान पर ले गया और लड्डू लेकर उसे दे दिए। प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, जाओ, मजे करो, खेलो कूदो और मित्रों संग बांटो। चंद्रभान मिठाई लेकर अपने दोस्तों के पास लौटा, लेकिन लड्डू देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। छीना झपटी मच गई, जिससे घबराकर चंद्रभान जोर से चीख पड़ा। अजनबी युवक अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे नन्हे चंद्रभान की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर वह तुरंत वापस आया और उन बच्चों से छुड़ाकर सीधा उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। चंद्रभान के पिता उस युवक के इस नेक कार्य से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया और पूरे आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया। बातचीत के दौरान पता चला कि वह युवक भी चित्रगढ़ ही जा रहा है। वह भी एक धनी व्यक्ति था और उसकी सुरक्षा के लिए 30 सशस्त्र रक्षक उसके साथ थे। दोस्तों, उन दिनों यात्राएं करना आसान नहीं था। पूरे भारतवर्ष में डाकुओं और ठगों का आतंक फैला हुआ था। तत्कालीन शासन व्यवस्था अस्थिर थी। राज्य प्रशासन कमजोर पड़ चुका था। मार्गों पर चोर डाकू खुलेआम यात्रियों को लूट लेते और ठग तो उनसे भी अधिक खतरनाक थे। ठगों के बड़े बड़े गिरोह व्यापारी और सैनिकों का भेष बनाकर काफिलों की तरह यात्रा करते थे। जो भी दुर्भाग्यशाली यात्री उनके जाल में फंसता, वे उसका सारा सामान लूट लेते और उसे मार डालते। ठगी का यह खेल इतना सुनियोजित होता कि शव को गड्ढे में दफनाने के लिए वे पहले से ही जमीन खोद कर रखते थे। ठग किसी एक जाति या समुदाय से नहीं जुड़े थे। उनमें हर वर्ग के लोग सम्मिलित थे, जो धन के लिए निर्दयता की सभी सीमाएं लांघ जाते थे। लेकिन उनके कुछ अजीब नियम भी थे, जैसे वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे, नृत्यांगनाओं की हत्या नहीं करते थे और कुछ विशेष जातियों के लोगों को मारना वर्जित था। लेकिन इसके बावजूद वे निर्दयी और जघन्य अपराधी थे, जिनकी क्रूरता से पूरी धरती भयभीत थी। इन ठगों की दहशत से लोग यात्रा करने से पहले 100 बार सोचते थे। डाकुओं और ठगों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि हर कोई सफर में अपनी जान को लेकर चिंतित रहता। यही हाल चंद्रभान के पिता का भी था। वे अमरापुर जाने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन मन में डर समाया हुआ था। उनकी पत्नी भी घबराई हुई थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनका वह नया मित्र भी अमरापुर जा रहा है और उसके साथ 30 घुड़सवार सैनिक उसकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह घुड़सवार युवक, जिसका नाम वीर सिंह था, बहुत मिलनसार और उदार स्वभाव का प्रतीत हो रहा था। उसने स्वयं यह सुझाव दिया कि यदि चंद्रभान के माता पिता उसके साथ यात्रा करना चाहें तो वह उनके लिए 1-2 दिन और ठहर सकता है। इससे उन्हें ठगों और डाकुओं से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके 30 घुड़सवार किसी भी स्थिति में उनकी रक्षा के लिए तैयार थे।
चाहे इसके लिए उन्हें अपना प्राण ही क्यों न देना पड़े। चंद्रभान के पिता ने वीर सिंह का आभार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वीर सिंह और उसके घुड़सवार चंद्रभान के गांव के बाहर एक मैदान में अपने तंबू लगाए हुए थे। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसने अपने साथियों से कहा, आज हम यात्रा स्थगित कर रहे हैं। सभी लोग परसों निकलेंगे, क्योंकि इस गांव का एक अमीर व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ अमरापुर जाना चाहता है और हमारे साथ यात्रा करना चाहता है। यह सुनकर उसके साथियों के चेहरे खिल उठे। निर्धारित दिन पर चंद्रभान और उसके माता पिता इस काफिले से जा मिले और उनकी यात्रा प्रारंभ हो गई। वीर सिंह जल्द ही चंद्रभान के माता पिता का गहरा मित्र बन गया। चंद्रभान की मां पालकी में बैठी थी, जबकि उसके पिता एक घोड़े पर सवार थे। उनके साथ 3-4 नौकर भी थे। वीर सिंह ने विशेष रूप से चंद्रभान को अपने साथ घोड़े पर बैठा रखा था। कभी वह स्वयं घोड़े से उतर जाता और चंद्रभान लगाम थामे पैदल ही चलता, जैसे कोई साधारण सेवक हो। चंद्रभान के पिता यह देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि यात्रा में उन्हें इतना अच्छा सहयात्री और रक्षक मिला है। ठगों का भय तो था, लेकिन वीर सिंह और उसके साथी उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करा रहे थे। यात्रा के 3 दिन हंसी खुशी से बीत गए, लेकिन चौथे दिन जैसे ही यह काफिला एक छोटे से जलधारा के पास पहुंचा, स्थिति अचानक बदल गई। नाले में पानी बहुत कम था, इसलिए सभी ने पैदल ही उसे पार करना शुरू किया। वीर सिंह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा, लेकिन चंद्रभान घोड़े पर ही सवार रहा। तभी अचानक पालकी से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। अमीर व्यक्ति की पत्नी की चीख सुनकर चंद्रभान के पिता ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे जलधारा में गिर पड़े। पानी कम था, इसलिए वे जल्दी उठ खड़े हुए, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी आंखों में सदा के लिए बस गया। उनके माता पिता और नौकरों की लाशों को कुछ लोग बेरहमी से घसीट रहे थे। ये वही घुड़सवार थे जिन्होंने उनकी सुरक्षा की शपथ ली थी। चंद्रभान अभी छोटा था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वे दुश्मनों के चंगुल में फंस चुके हैं। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और अगला नंबर उसी का था। लेकिन इतनी कम उम्र में धैर्य बनाए रखना आसान नहीं था। उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे चीखते देख एक ठग उसकी ओर लपका और बोला, अरे, हमें इस बच्चे का ख्याल ही नहीं रहा, चलो इसका भी काम तमाम कर देते हैं। उसने चंद्रभान के गले में रस्सी डालकर उसका गला कसने की कोशिश की। तभी वीर सिंह ने दूर से गरजते हुए ललकारा, खबरदार, इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। वीर सिंह की धमकी सुनकर वह ठग ठिठक गए। वीर सिंह आगे बढ़ा, चंद्रभान को अपनी गोद में उठा लिया। इस पर दोनों ठगों में झगड़ा होने लगा। एक ठग ने वीर सिंह से कहा, सरदार, यह बच्चा अब हमारे किसी काम का नहीं, इसे खत्म कर देना ही ठीक है। लेकिन वीर सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं इस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रखूंगा। वीर सिंह ने क्रोध भरे स्वर में कहा, आज से यह मेरा बेटा है। अगर किसी ने इस पर हाथ उठाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। उधर चंद्रभान बुरी तरह सहमा हुआ था। वह जीवित तो बच गया था, लेकिन गला कसने के कारण उसके गले में बहुत दर्द रहा था और उसका रोना चिल्लाना बंद नहीं हो रहा था। वीर सिंह ने उसे अपने घोड़े के आगे बिठा लिया और काफिला फिर से चल पड़ा। लेकिन चंद्रभान को यह नहीं पता था कि ये लोग कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि कुख्यात ठगों का गिरोह है। वीर सिंह इन ठगों का सरदार था। घर पहुंचते ही वीर सिंह ने चंद्रभान को अपनी पत्नी राजबाला के हवाले कर दिया। राजबाला ने जब उस छोटे बच्चे को देखा तो उसके चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वीर सिंह ने उससे कहा, यह मेरे एक दूर के रिश्तेदार का बेटा है। इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है और अब यह हमारे साथ ही रहेगा। राजबाला ने यह सुनते ही चंद्रभान को गोद में उठा लिया, उसे प्रेम से सहलाया और कहा, बेटा, आज से मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। समय बीतता गया। दिन महीनों में बदले और महीने साल में।
चंद्रभान को वीर सिंह के घर में एक बेटे की तरह पाला गया। देखते ही देखते वह जवान हो चुका था। धीरे धीरे उसके बचपन की यादें धुंधली पड़ गईं। माता पिता का अस्तित्व जैसे बस एक धुंधला सपना रह गया था। उसे यही लगता था कि वीर सिंह ही उसका असली पिता है, क्योंकि वीर सिंह ने भी उसे अपनी संतान की तरह पाला था। अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना और हर सुविधा जो एक संतान को मिलनी चाहिए, लेकिन एक सच्चाई उससे छुपाई गई थी। वीर सिंह का असली चेहरा कुछ और ही था। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में जाना जाता था। उसके पास एक बड़ी दुकान थी जहां वह कपड़ों का व्यापार करता था। लोग उसे इज्जत की नजरों से देखते थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह साल के 6 महीने अपने शहर में एक सम्मानित व्यापारी की तरह जीवन बिताता और बाकी 6 महीने अपने ठग गिरोह के साथ यात्रा करता, और इन यात्राओं के दौरान वह यात्रियों को लूटता, हत्या करता और उनका सारा सामान अपने कब्जे में ले लेता। और इस भयानक सच से चंद्रभान भी पूरी तरह अनजान था। राजबाला भी यह नहीं जानती थी कि उसका पति ठगों का सरगना है, लेकिन धीरे धीरे चंद्रभान को कुछ अजीब घटनाएं समझ आने लगीं। उसने गौर किया कि अक्सर वीर सिंह के घर में कुछ अजनबी लोग आते, घंटों तक गुप्त मंत्रणाएं होती और फिर वे सभी कहीं निकल जाते। एक दिन जब वीर सिंह अपने साथियों के साथ किसी गुप्त योजना को बनाने में व्यस्त था, चंद्रभान पास के कमरे में लेटा था। तभी उसे सुनाई दिया कि एक व्यक्ति वीर सिंह से कह रहा था, सरदार, चंद्रभान अब जवान हो चुका है। क्या तुमने उसके भविष्य के बारे में भी कुछ सोचा है? वीर सिंह गंभीर स्वर में बोला, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मेरा बेटा अब जवान हो चुका है, अब उसे भी काम पर लगाना चाहिए। वह निश्चित ही बड़ा नाम कमाएगा। आखिरकार वह मेरा ही बेटा है। जिस तरह पिता का नाम होता है, वैसे ही बेटे को भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर किस बात का इंतजार है सरदार? अब इसमें सोचने की क्या जरूरत? जब तक आप विचार करते रहेंगे, तब तक तो यह कई शिकार कर चुका होगा। वीर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम सबकी यही राय है तो मैं कल ही चंद्रभान से बात करूंगा। चंद्रभान यह बातें सुनकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं और मेरे पिता के बारे में यह कैसी बातें कर रहे हैं। वह तो एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं, फिर यह लोग किस मिशन की बात कर रहे हैं? गिरोह से इनका क्या मतलब है? इन सवालों ने उसके मन में हलचल मचा दी। वह अपनी उलझन लेकर गांव के एक गुरुजी के पास गया, लेकिन वे भी उसकी शंका का समाधान न कर सके। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, इससे तुम्हें सही राह मिलेगी। घर लौटकर चंद्रभान ने धर्मशास्त्र का पाठ किया, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो ये सवाल उसे बेचैन करते रहे। करवटें बदलते बदलते पूरी रात गुजर गई, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद वीर सिंह उसके पास आया, उसे गले से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई बात छिपाई जाए। अब समय आ गया है कि तुम्हें हमारे समूह में शामिल कर लिया जाए। चंद्रभान पहले से ही बेचैन था। उसने तुरंत पूछा, पिताजी, कृपया जल्द बताइए। मैं कल से बेचैन हूं कि आखिर आप मुझे किस गिरोह में शामिल करना चाहते हैं। वीर सिंह ने गंभीरता से पूछा, तो तुमने कल हमारी सारी बातें सुन ली थीं? चंद्रभान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हां, मैं पास वाले कमरे में ही था और वहां सब कुछ सुनाई दे रहा था। वीर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तब तो अच्छा हुआ। अब सुनो, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूं। हां, मैं कपड़ों का सौदा करता हूं, लेकिन यह महज एक दिखावा है। असल में मैं ठगों के एक बड़े गिरोह का सरदार हूं। चंद्रभान यह सुनकर अवाक रह गया। वीर सिंह आगे बोला, हम जो कुछ करते हैं वह किसी धर्म या ईश्वर के आदेश के खिलाफ नहीं है। हम उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। हमारी शक्ति ईश्वर की ही देन है, वरना हम साधारण इंसानों की इतनी हिम्मत कहां कि कुछ कर सकें। यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्म है, और अब तुम्हें भी इसे अपनाना होगा। चंद्रभान अपने पिता की बातों में आ गया। उसे अपने पिता पर अत्यधिक विश्वास था और उनकी कही हर बात को वह शास्त्र की तरह मानता था।
वह तुरंत बोला, पिताजी, कृपया मुझे जल्द से जल्द इस कार्य में शामिल कर लीजिए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वीर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, 3 दिन बाद तुम्हारा विधिवत दीक्षा संस्कार होगा। उसके बाद तुम हमारे समूह का अभिन्न अंग बन जाओगे। 3 दिन बीत गए। अब वह समय आ गया था जब चंद्रभान को औपचारिक रूप से गिरोह में शामिल किया जाना था। सभी ठग अपने अच्छे वस्त्र पहनकर एक मैदान में एकत्र हुए। चंद्रभान को समूह में शामिल करने की पूरी विधि संपन्न की गई। एक विशेष सफेद वस्त्र उसकी कलाई पर बांधा गया, जो ठगों का प्रतीक चिन्ह था। फिर उसे शपथ दिलाई गई, मैं जीवन भर अपने गिरोह के प्रति निष्ठावान रहूंगा, अपने साथियों की रक्षा करूंगा और अपने कार्य को धर्म समझकर निभाऊंगा। संस्कार के बाद सभी ने वीर सिंह को बधाई दी। चंद्रभान अब ठगों के संसार का एक हिस्सा बन चुका था। वह बहुत तेजी से इस कला में निपुण होता गया। उसके मन में यह तीव्र इच्छा उठने लगी कि जल्द से जल्द किसी अभियान पर जाए और अपनी योग्यता साबित करे। वीर सिंह भी यही चाहता था कि अब चंद्रभान को वास्तविक प्रशिक्षण दिया जाए। अवसर जल्द ही आ गया। एक नया अभियान शुरू किया गया। वीर सिंह स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था और उसके साथ लगभग 300 ठग थे। यह यात्रा लंबी थी। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। आखिरकार यह दल गणेशपुर पहुंचा। शहर के बाहर पड़ाव डाल दिया गया और कुछ ठगों को शहर में भेजा गया ताकि वे यात्रियों को फंसाने का कार्य करें। ये लोग पूरे दिन गायब रहे। शाम होते ही वे वापस लौट आए और उनमें से एक, जिसका नाम गोपाल था, आगे बढ़ा। रात्रि का गहराता अंधकार था। ठंडी हवा बह रही थी और शिविर के बाहर चंद्रमा हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वीर सिंह अपने ठग साथियों के साथ बैठा किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी गोपाल खुशी से भरे स्वर में आया और बोला, सरदार, एक बड़ा शिकार फंसने वाला है। उम्मीद है कि इस बार हमें बड़ी दौलत हाथ लगेगी। वीर सिंह ने उत्सुकता से पूछा, क्या मामला है? पूरी बात बताओ। गोपाल ने बताना शुरू किया, मैं शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंने देखा कि एक धनवान साहूकार और एक व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। व्यापारी साहूकार को अपमानित कर रहा था और जोर जोर से डांट फटकार कर रहा था। मैं पास गया तो साहूकार मेरी ओर देखकर बोला, देखिए, इस व्यक्ति ने मेरे धन का घपला किया है और ऊपर से उल्टा मुझे ही अपमानित कर रहा है। आप इस बात के गवाह बनिए। मैं इसे राजा के दरबार में लेकर जाऊंगा। मैंने तुरंत साहूकार की तरफदारी करते हुए उस व्यापारी को खूब डांटा। मेरी बातों से साहूकार खुश हो गया और बोला, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रतिष्ठा और धन दोनों को बचा लिया। इसके बाद उसने मेरा परिचय पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या करता हूं। मैंने उसे बताया कि हम यात्री हैं और शहर के बाहर ठहरे हुए हैं। हम सब एक साथ यात्रा करते हैं क्योंकि आजकल डाकू और ठगों का बड़ा भय है। यह सुनकर साहूकार बोला, अरे, मैं भी इस शहर में बाहरी हूं, तभी मेरी यह दुर्गति हो रही है। मैं एक राजा का सेवक हूं और अब नागपुर जा रहा हूं। मैंने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छा संयोग हुआ। हम भी नागपुर के रास्ते दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अब सफर में आनंद ही आनंद रहेगा। आप हमारे साथ चलिए। मित्रों के संग यात्रा करने से थकान का अनुभव नहीं होता। वीर सिंह यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, शाबाश गोपाल, लेकिन यह बताओ कि वह हमारे जाल में कब फंसेगा? गोपाल हंसते हुए बोला, सरदार, क्या मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं जो शिकार को हाथ से निकलने दूंगा? मैंने उसे ठगों और डाकुओं के अत्याचारों की भयंकर कहानियां सुनाई। उसे इतना डरा दिया कि अब वह इस शहर में एक दिन भी ठहरने को तैयार नहीं है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हमारा दल बहुत शक्तिशाली है और हमें कोई भी ठग या डाकू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उसे यह भी यकीन दिलाया कि यदि कोई हमें लूटने की कोशिश करेगा तो हम ही उसका नाश कर देंगे। और सरदार, वह इतना भयभीत हो गया कि कल शाम तक वह खुद ही हमारे पास आ जाएगा। वीर सिंह सहित सभी ठगों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अब वे बड़ी उत्सुकता से साहूकार के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन शाम को साहूकार अपने नौकरों के साथ वीर सिंह के शिविर में पहुंचा। गोपाल ने उसका परिचय चंद्रभान और वीर सिंह से करवाया।
साहूकार के हाव भाव से स्पष्ट था कि वह किसी धनी परिवार से ताल्लुक रखता है। वीर सिंह ने उसका स्वागत किया। साहूकार बार बार गोपाल और वीर सिंह का धन्यवाद कर रहा था कि उन्होंने उसकी रक्षा करने का भरोसा दिया। उसे क्या पता था कि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में उसके आने से पहले ही उसकी मृत्यु का निर्णय हो चुका था। शिविर के पीछे एक बड़ा गड्ढा पहले से खोदा जा चुका था ताकि साहूकार का गला घोंटने के बाद उसकी लाश वहीं दफना दी जाए। जैसे जैसे रात गहराती गई, सभी ठग वीर सिंह के शिविर में एकत्र हुए। सबने कहानियां और किस्से सुनाने शुरू कर दिए, लेकिन सबके मन में एक ही विचार चल रहा था, आज रात इस साहूकार को समाप्त कर देना है और भोर होते ही यहां से निकल जाना है। अब केवल समय की प्रतीक्षा थी। चंद्रभान ने पहले कभी अपने पिता और ठगों को इतनी निर्ममता से किसी का अंत करते नहीं देखा था। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे मालूम था कि इस बदनसीब साहूकार और उसके नौकरों की अंतिम घड़ी आ चुकी है, लेकिन साहूकार बेखबर था। वह अपने सामने बैठे मक्कार व्यक्ति की बातें सुनकर बार बार आभार जता रहा था कि उसने उसे डाकुओं और ठगों से बचा लिया। चंद्रभान की नजर चारों ओर घूमी। उसने देखा कि हर नौकर के पीछे 3-3 ठग बैठे थे, जो बस उसके पिता के इशारे का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर बूढ़ा सरदार अपने भयावह हथियार से खेल रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी, लेकिन मोटा साहूकार बेफिक्र होकर हुक्का पी रहा था। चंद्रभान के लिए यह दृश्य असहनीय था। उसकी आंखें यह सब ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पा रही थीं। वह उठकर खेमे से बाहर चला गया। वीर सिंह ने भांप लिया कि उसका बेटा अभी भी कमजोर दिल का है। वह तुरंत उसके पीछे आया और कड़कती आवाज में बोला, चंद्रभान, यह क्या कायरता है? तुम मेरे बेटे हो और पहली ही परीक्षा में डर गए। क्या तुम मेरे साथियों के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? वीरों की तरह सोचो और तुरंत खेमे में लौटो। चंद्रभान ने सिर झुका लिया और बोला, पिताजी, मैं खुद पर लज्जित हूं कि मैं वह साहस नहीं दिखा सका जो मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा और फिर कोई डर नहीं दिखाऊंगा। वीर सिंह ने उसकी ओर घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे खेमे में लौट आया और साहूकार से दोबारा बातों में लग गया। चंद्रभान कुछ देर यूं ही टहलता रहा। उसने खुद को संभाला, अपना मन मजबूत किया और फिर खेमे के अंदर आ गया। वह सीधा साहूकार के सामने अपने पिता के पास जा बैठा। करीब 15 से 20 मिनट बीत गए। अचानक वीर सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, पान लाओ। यह शब्द सुनते ही जैसे एक सिहरन दौड़ गई। यह ठगों के लिए संकेत था। देखते ही देखते सफेद कपड़ों में लिपटे 8 हाथ हरकत में आए और एक ही पल में 8 लाशें जमीन पर तड़प रही थीं। साहूकार का अंत खुद वीर सिंह ने कर दिया। इसके बाद लाशों को घसीटकर शिविर से बाहर लाया गया और पहले से खोदे गए गड्ढे में डाल दिया गया। मिट्टी से गड्ढा भर दिया गया और फिर सभी ठग खेमे में लौट आए। रात का सन्नाटा लौट आया, लेकिन चंद्रभान की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार साहूकार का चेहरा दिख रहा था। उसकी अंतिम चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह करवटें बदलता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो वीर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगली बार तुमसे भी काम लिया जाएगा। नागपुर तक के सफर में ठगों को कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। हाँ, राह चलते इक्का दुक्का मुसाफिरों को वे निशाना बनाते रहे, लेकिन कोई बड़ी रकम हाथ नहीं लगी। नागपुर पहुंचकर उन्होंने शहर के बाहर डेरा डाल दिया, लेकिन वीर सिंह और उसके कुछ खास ठग शहर में दाखिल हुए। वहां उन्होंने खुद को व्यापारी बताया। साहूकार की हत्या से उन्हें नगद पैसा तो मिला ही था, लेकिन उसके पास कई बहुमूल्य वस्त्र और सामान भी था। ठगों का इरादा था कि इसे नागपुर में बेचकर अधिक धन कमाया जाए और फिर अपने अड्डे पर लौटा जाए। इसी दौरान वीर सिंह को एक स्थानीय साहूकार से पता चला कि वह व्यापार के सिलसिले में हैदराबाद जाना चाहता है। वीर सिंह ने साहूकार से कहा, हम भी हैदराबाद ही जा रहे हैं, लेकिन रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ठगों का आतंक हर जगह फैला हुआ है, इसलिए हम अकेले यात्रा करने की बजाय सिपाहियों के एक काफिले के साथ जा रहे हैं। ये सिपाही राजा की सेना के हैं और अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लौट रहे हैं। साहूकार, जो पहले ही ठगों से भयभीत था, यह सुनते ही चिंता में पड़ गया।
वीर सिंह ने उसे ठगों के भयानक कारनामों के कुछ किस्से इस तरह सुनाए कि साहूकार की रूह तक कांप गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, वीर सिंह जी, अगर आप किसी तरह मुझे भी अपने साथ ले चलें तो बहुत बड़ी कृपा होगी, मेरी जान बच जाएगी। मैं आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। वीर सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, यह मेरे अधिकार में नहीं है। मैं तो स्वयं सिपाहियों की कृपा से इस यात्रा में शामिल हो रहा हूं। मैं तुम्हें कैसे साथ ले जा सकता हूं? साहूकार और अधिक गिड़गिड़ाने लगा, मुझ में अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं और मेरे लिए यह यात्रा बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी तरह से मुझे साथ ले चलिए। वीर सिंह ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन सिपाहियों का मुखिया एक युवा है और वह मेरी इज्जत करता है। मैं उससे बात करके देखूंगा। अगर वह तैयार हो गया तो हम 2-4 दिन यहीं रुकेंगे। इतने में तुम यात्रा की तैयारी कर लो और फिर हम साथ चल देंगे। साहूकार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार वीर सिंह को धन्यवाद देने लगा। वह उसे दूर तक छोड़ने भी आया। डेरे पर पहुंचकर वीर सिंह ने ठगों को यह शुभ समाचार सुनाया, एक बड़ा शिकार फंस चुका है। फिर उसने चंद्रभान को बुलाकर कहा, बेटा, अपने मन को मजबूत करो, इस साहूकार के जीवन का अंत तुम्हारे ही हाथों होगा। चंद्रभान ने गर्व से उत्तर दिया, पिताजी, मेरा हृदय अब दृढ़ हो चुका है। मैं तो बहुत समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब मेरी शक्ति की परीक्षा होगी। मैं इस परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी वीरता सिद्ध कर दी। यह देखकर मुझे गर्व होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं विश्राम करूंगा और इस गिरोह की बागडोर तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। अगले दिन वीर सिंह साहूकार के पास गया और कहा, सिपाहियों का सरदार पहले तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह कह रहा था कि एक अमीर साहूकार को साथ ले जाना ठगों और डाकुओं को स्वयं हमला करने का निमंत्रण देने जैसा है। लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया और वह अंततः मान गया। अब तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो और हमारे काफिले में शामिल हो जाओ। सिपाही मनछले होते हैं। यदि उन्होंने अपना विचार बदल लिया तो तुम्हारा इंतजार किए बिना ही यात्रा पर निकल सकते हैं। साहूकार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वीर सिंह जी, भगवान आपको सुखी रखें। आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं कल ही अपना सारा सामान लेकर आपके काफिले से आ मिलूंगा। कृपया अपने मित्र सिपाही प्रमुख को मेरी ओर से धन्यवाद जरूर कहें। वीर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, यह तो मैंने पहले ही कर दिया है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और व्यापारिक निपुणता देखकर प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। डेरे पर वापस जाकर वीर सिंह ने ठग्गों को बताया, साहूकार कल हमारे पास आ रहा है। साहूकार अपने वादे के अनुसार अगले ही दिन दोपहर को डेरे में पहुंचा और शाम होते ही काफिला रवाना हो गया। यह पहले से तय था कि साहूकार का अंत चंद्रभान के हाथों ही होगा, लेकिन अभी यह निर्णय नहीं लिया गया था कि यह कार्य कब और कहां किया जाएगा। वीर सिंह किसी उपयुक्त स्थान और समय की प्रतीक्षा कर रहा था। वीर सिंह हर रोज चंद्रभान को अपने पास बुलाकर पूछता, बेटा, तुम्हारा मन मजबूत है ना? चंद्रभान यह सुनकर झुंझला जाता और कहता, पिताजी, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे आज ही आदेश दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे उस लालची साहूकार को खत्म करता हूं। लेकिन वीर सिंह मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं, 2-4 दिन और इंतजार करो, सही समय आने दो, फिर तुम्हारी परीक्षा भी होगी और तुम्हारी बहादुरी का सम्मान भी। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया। चंद्रभान को संदेश दे दिया गया, आज रात तुम्हें साहूकार को रास्ते से हटाना होगा। साहूकार के साथ उसके 4 नौकर भी थे, जिनके लिए 4 अन्य ठगों को पहले ही तैयार कर दिया गया था। एक गहरा गड्ढा खोदा गया ताकि शिकार को खत्म करने के बाद उन्हें वहीं दफनाया जा सके। रात को सब वीर सिंह के डेरे में एकत्र हुए। बहाना यह बनाया गया कि वीर सिंह के कुछ सेवक नाच गाने का आयोजन करेंगे ताकि सफर की थकान मिट सके। वीर सिंह ने अपने एक साथी को काफिले के प्रमुख के रूप में प्रस्तुत किया और साहूकार को उसके पास बैठा दिया। वह खुद चंद्रभान के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसे संकेत देता रहा। नाच गाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। साहूकार बड़ा प्रसन्न था
कि उसे इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। चंद्रभान बेचैनी से अपने पिता की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, कब आदेश मिलेगा? वीर सिंह ने उससे और धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा साहस और हाथ दोनों मजबूत है ना? चंद्रभान ने दृढ़ता से कहा, हां पिताजी, आदेश दीजिए, मैं इसे मौत की नींद सुला दूंगा। वीर सिंह मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने आदेश नहीं दिया। वह चाहता था कि चंद्रभान की बेचैनी और बढ़े। जब उसने देखा कि चंद्रभान अब और इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने अचानक कहा, पान लाओ। आदेश मिलते ही चंद्रभान ने अपना अंगोछा निकाला और पास बैठे बेखबर साहूकार के गले में लपेटकर पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही पलों में साहूकार की हलक से घुटी हुई आवाजें निकलीं। फिर वह शांत हो गया। ठीक उसी वक्त चारों ठगों ने साहूकार के नौकरों के गले दबा दिए। कुछ ही मिनटों में 5 लाशें धरती पर पड़ी थीं। फिर उन्हें गड्ढे में दफन कर दिया गया। ठगों ने चंद्रभान को बधाइयां दी। वीर सिंह गर्व से बोला, बेटा, आज तुमने मेरे नाम की लाज रख ली। एक दिन आएगा जब मैं आराम से बैठूंगा और इस गिरोह की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूंगा। चंद्रभान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। काफिला फिर आगे बढ़ा। रास्ते में एक सुंदर लड़की उमा ठगों के जाल में फंस गई। चंद्रभान उसे देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। वह पहली ही नजर में उमा को अपना दिल दे बैठा। वीर सिंह ने भी इस रिश्ते का विरोध नहीं किया, इसलिए चंद्रभान और उमा का विवाह करवा दिया गया। उमा की पालकी ठगों के साथ ही आगे बढ़ी, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि ये लोग ठग हैं। उसे बस यही विश्वास दिलाया गया कि वे सभी व्यापारी हैं। कुछ दिनों बाद काफिला फैजपुर के पास रुका। शहर में ठहरने के बजाय उन्होंने बाहर ही डेरे डाल दिए। वीर सिंह ने चंद्रभान और कुछ ठगों को शहर भेजा ताकि कोई अमीर शिकार फंसाया जा सके। चंद्रभान शहर में इधर उधर घूम ही रहा था कि एक वृद्ध मुंशी से उसकी मुलाकात हुई। मुंशी ने चंद्रभान के कपड़ों को देखकर पहचान लिया कि वह नया मुसाफिर है। उसने पूछा, बेटा, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? चंद्रभान ने झूठी कहानी सुनाई। मेरा पिता घोड़ों का व्यापारी है। हम नागपुर से आए हैं और अब वापस जा रहे हैं। मुंशी सिर हिलाकर बोला, बेटा, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। ठगों का हर वक्त खतरा बना रहता है। तुमने नवाब सब्जी खान का नाम सुना है? चंद्रभान चौंक कर बोला, नवाब सब्जी खान? यह नाम तो कुछ अजीब सा लगता है। मुंशी हंसा और बोला, यह कोई मजाक नहीं बेटा। नवाब सब्जी खान इस इलाके के बड़े रईस हैं, लेकिन लगता है तुम मुसाफिर हो, इसलिए नहीं जानते। चंद्रभान ने सिर हिलाया। हां, मैं पहली बार इस शहर में आया हूं, लेकिन यह नाम कुछ दिलचस्प लगा। मुंशी बोला, असल में नवाब साहब का असली नाम कुछ और था, लेकिन वे बहुत भांग पीते हैं, इसलिए लोग उन्हें मजाक में नवाब सब्जी खान कहने लगे। यह नाम इतना मशहूर हुआ कि अब असली नाम कोई जानता ही नहीं। चंद्रभान मुस्कुराया और सोचने लगा, इस नवाब के बारे में और जानना पड़ेगा, शायद यह अगला शिकार हो सकता है। चंद्रभान ने पूछा, तो ये नवाब साहब बहुत बड़े आदमी होंगे? इनके पास काफी दौलत होगी? मुंशी बोला, बिल्कुल मीर साहब, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं। नवाब खानदान से हैं। जाहिर है उनके पास अपार धन संपत्ति होगी, लेकिन असली बात तो बीच में ही रह गई। हां, तो मैं कह रहा था कि आप लोग तो व्यापारी हैं। व्यापारियों को लड़ाई झगड़े से क्या काम? नवाब सब्जी खान बड़े बहादुर और युद्ध कला में माहिर हैं। कई लड़ाइयां जीत चुके हैं, लेकिन इन ठगों से इतने डरते हैं कि अपने महल से बाहर निकलने का नाम तक नहीं लेते। चंद्रभान ने हैरानी से कहा, लेकिन इन्हें ठगों से डरने की क्या जरूरत है? ठग तो सिर्फ आम यात्रियों को लूटते हैं। नवाब साहब तो शक्तिशाली हैं, उनका डर मुझे कुछ अजीब सा लगता है। बूढ़े मुंशी ने सिर हिलाते हुए कहा, आप मेरी बात नहीं समझे। नवाब साहब भोपाल जाना चाहते हैं। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बुलाया है, लेकिन ठगों के डर से वे यात्रा करने से कतरा रहे हैं। चंद्रभान यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि इतना बड़ा शिकार खुद उनके जाल में फंस रहा है, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की और बोला, अगर आप मुझे नवाब साहब से मिलवा दें तो मैं उन्हें समझा सकता हूं कि वे हमारे काफिले के साथ निडर होकर भोपाल जा सकते हैं।
हमारे दल में 150 लोग हैं और इतने बड़े दल पर हमला करने की हिम्मत ठगों में नहीं होती। मुंशी को यह सुझाव पसंद आया। उसे उम्मीद थी कि नवाब साहब भी इस प्रस्ताव से खुश होंगे और उसे इनाम मिलेगा। वह चंद्रभान को लेकर नवाब सब्जी खान के महल पहुंचा। नवाब की उम्र लगभग 85 वर्ष रही होगी, लेकिन वे अब भी शरीर से मजबूत और शक्तिशाली लग रहे थे। उनका चेहरा दमक रहा था और उनकी आंखों में एक शाही रोब था। मुंशी ने सलाम कर कहा, हुजूर, ये नौजवान घोड़ों के व्यापारी हैं और अपने पिता के साथ भोपाल जा रहे हैं। इनके काफिले में 150 लोग हैं। मैंने इन्हें बाजार में देखा और बातचीत के दौरान हुजूर के भोपाल जाने की चर्चा हो गई। इन साहब ने खुद आपकी सेवा में हाजिर होने की इच्छा जताई, इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया। नवाब सब्जी खान बोले, आइए बेटा, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? चंद्रभान ने अदब से कहा, हुजूर, मैंने सुना कि आप भोपाल जाना चाहते हैं, लेकिन ठगों के डर से संकोच कर रहे हैं। हमारा दल भी भोपाल जा रहा है और हमारे साथ ठग हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आप हमारी संगति में यात्रा करें तो हम आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। नवाब यह सुनकर बेहद खुश हुए और चंद्रभान की तारीफ करने लगे। वे बोले, यह सच में ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आपको यहां भेज दिया, नहीं तो मैं न जाने कब तक भोपाल जाने की सोचता ही रह जाता। जाइए, अपने पिता को मेरा प्रणाम कहिए। मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊंगा। चंद्रभान ने यह खबर अपने पिता को सुनाई तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने चंद्रभान की पीठ थपथपाई और गर्व से कहा, शाबाश बेटा, यह तो बहुत बड़ी सफलता है। तीसरे दिन नवाब सब्जी खान अपने 10 घुड़सवार सैनिकों के साथ काफिले में आ मिले। चंद्रभान के पिता ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले दिन काफिला फैजपुर से भोपाल के लिए रवाना हुआ, लेकिन अब वीर सिंह गहरी सोच में पड़ गया। नवाब और उसके सैनिक पूरी तरह सशस्त्र हैं, इन्हें खत्म करना आसान नहीं होगा। उसने मन ही मन सोचा, अब इस शिकार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनानी होगी। चंद्रभान और उसके ठगों का गिरोह इस कीमती शिकार को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया और सभी ठगों को निर्देश दे दिए। तय दिन पर काफिला एक स्थान पर विश्राम के लिए रुका। रात होते ही हमेशा की तरह गीत संगीत और नृत्य की महफिल सजी। कुछ ठग नाचने लगे, कुछ ढोलक और मंजीरे बजाने लगे। नवाब साहब अपनी सुंदर दासी के हाथों से भांग का सेवन कर रहे थे और महफिल का आनंद ले रहे थे। उनके अंगरक्षक सतर्क थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ही छाया में मौत मंडरा रही है। चंद्रभान के ठग इधर उधर घात लगाए बैठे थे। नवाब साहब के चारों ओर ठग बैठ चुके थे। उनके अंत की जिम्मेदारी वीर सिंह ने खुद ली थी। जैसे ही इशारा हुआ, ठगों ने नवाब के अंगरक्षकों पर धावा बोल दिया। वीर सिंह ने झपटकर नवाब सब्जी खान का गला दबा दिया और कुछ ही पलों में उसका शरीर निष्प्राण हो गया। लेकिन किसी ने नवाब की दासी का ध्यान नहीं दिया। जब ठग उसे भी मारने वाले थे, तभी गफूर नामक एक ठग चिल्लाया, इसे मत मारो। और फिर उस दासी से कहा, अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। परंतु दासी अपने स्वामी के वियोग में रोती रही। गफूर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बातों में नहीं आई। जब काफिला आगे बढ़ा तो गफूर ने उसे अपने घोड़े पर आगे बिठा लिया, लेकिन वह फिर भी विलाप करती रही। गफूर ने गुस्से में आकर उसे तलवार से घायल कर दिया, मगर फिर भी वह शांत नहीं हुई। वह बस यही कहती रही, मेरे स्वामी की तरह मुझे भी मार डालो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। आखिरकार ठगों को डर हुआ कि कहीं उसके रोने से उनका भेद न खुल जाए। वीर सिंह के आदेश पर एक ठग ने उसका भी गला घोंट दिया। लेकिन इस घटना का गफूर के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने उसी दिन ठगी का रास्ता छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गया। अब चंद्रभान का भाग्य चरम पर था। उसने जिस भी चाल को अंजाम दिया, उसमें सफलता पाई। धन दौलत उसके कदमों में बिछ गई और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। वीर सिंह अब पीछे हट चुका था और ठगों के असली सरदार के रूप में चंद्रभान की पहचान बन चुकी थी। 2 साल तक चंद्रभान ने अपने परिवार के साथ शांति से समय बिताया, लेकिन ठगों की दुनिया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने एक नया दल तैयार किया, जिसमें 50 अनुभवी ठग शामिल थे।
उसके दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे, मोती और पीर खान। यह गिरोह अब नागपुर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उन्होंने 19 और यात्रियों को ठग लिया, लेकिन यह यात्री अत्यंत गरीब निकले, जिससे चंद्रभान को कोई खास धन नहीं मिला। वह परेशान था कि यह अभियान असफल क्यों हो रहा है। क्या नवाब की दासी की हत्या कोई अपशकुन थी? कुछ तो गड़बड़ थी, वरना चंद्रभान और असफलता कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। आखिरकार काफिला सागर नगर पहुंचा। ठगों ने नगर के बाहर पड़ाव डाल दिया और 2 ठगों को शहर में शिकार फंसाने के लिए भेज दिया। चंद्रभान अपने शिविर में बैठा था कि तभी पीर खान तेजी से भीतर आया और गुस्से में बोला, मालिक, उस धूर्त रहीम भटियारे का कोई उपाय सोचा है? वह अब हमें ही लूटने के षड्यंत्र में लगा है। चंद्रभान ने गंभीर स्वर में पूछा, रहीम? कौन रहीम? वही रहीम जो अमीर यात्रियों को हमारे जाल में फंसाने का काम करता था। अब वह हमसे ही धन की मांग कर रहा है। कहता है कि अगर हम उसे कुछ सोने की मोहरें नहीं देंगे तो वह शिकार हमारे पास नहीं भेजेगा। चंद्रभान ने हंसते हुए कहा, अरे, यह तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। वर्षों से गरीब ठगों को डरा धमकाकर यह अपना पेट भरता रहा है और अब मेरी ओर हाथ बढ़ा रहा है। इस लोभी को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर उसने अपने विश्वस्त अनुचर घनश्याम को बुलाया और कहा, शहर जाकर रहीम से कहो कि मैं उसकी मदद से बहुत प्रसन्न हूं और इनाम देने के लिए उसे अपने शिविर में बुला रहा हूं। उसे यह भी बताना कि मेरे पास एक भारी सोने का थैला रखा है, जिसे देखकर उसकी आंखें चैंधियां जाएंगी। घनश्याम तुरंत शहर रवाना हो गया। उधर चंद्रभान ने पीर खान और मोती को अपने शिविर में छुपने को कहा और स्वयं रात में सोने का नाटक करने लगा। रात के तीसरे पहर हल्की हल्की आहट हुई। चंद्रभान ने आंखें बंद रखते हुए महसूस किया कि कोई दबे पांव भीतर आ रहा है। वह था रहीम भटियारा। उसने धीरे से चंद्रभान के सिरहाने रखा सोने का थैला देखा, परंतु उसे निकालना आसान नहीं था, क्योंकि थैला चंद्रभान के सिर के नीचे रखा था। रहीम ने चालाकी दिखाई। उसने एक हल्का सा तिनका उठाया और धीरे से चंद्रभान के कान में डाल दिया। जैसे ही चंद्रभान ने करवट बदली, रहीम ने झटपट थैला खींच लिया और बाहर निकलने लगा। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही चारों ओर से उसे कुछ हाथों ने पकड़ लिया। पीर खान, मोती और घनश्याम ने उसे धर दबोचा। रहीम कांप उठा। वह जान गया कि मौत उसके सिर पर खड़ी है। वह चंद्रभान के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मेरी जान बख्श दीजिए। चंद्रभान ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब दया की भीख मांग रहा है, पर जब मेरे धन पर हाथ डाल रहा था तब तुझे कोई डर नहीं था। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो हमें 3000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी गलती सुधार, वरना तेरा अंत निश्चित है। रहीम ने रोते हुए कहा, मालिक, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतना धन कहां, मैं तो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाता हूं। पीर खान हंसते हुए बोला, और वो धन कहां गया जो तूने अब तक हम ठग्गों से लूटा है? रहीम के पास अब कोई जवाब नहीं था। जैसे ही चंद्रभान को यकीन हो गया कि रहीम ने ठग्गों को डराकर खूब माल इकट्ठा किया है, उसने पीर खान को आदेश दिया, इस लालची को खत्म कर दो। पीर खान इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने कमर से अपना रूमाल निकाला और रहीम के गले में डाल दिया। बस एक झटका ही दिया था कि तभी रहीम ने हाथों के इशारे से रुकने को कहा। चंद्रभान ने इशारे से पीर खान को रोकने के लिए कहा और बोला, बोलो, क्या कहना चाहते हो? लेकिन ज्यादा बातें मत बनाना, मैं फालतू बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। रहीम की हालत इतनी खराब थी कि उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चंद्रभान ने गणेश को पानी लाने को कहा। रहीम ने पानी के 2 घूंट पिए, तब जाकर उसकी सांस कुछ ठीक हुई। कांपते हुए वह बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको 3000 अशर्फियां दे दूंगा। चंद्रभान हंस पड़ा, 3000 अशर्फियां? अभी भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई। जब तक पूरा सोना मेरे कदमों में नहीं रखा जाता तब तक तेरी जान नहीं बचेगी। अब बता, क्या करना है? रहीम ने घबरा कर कहा, तो मेरे साथ गणेश को भेज दीजिए, मैं उसके हाथ में सारा सोना दे दूंगा। चंद्रभान ठहाका लगाकर बोला, ओह, तो तू हमें फिर धोखा देना चाहता है? इस लालच में तू अपनी जिंदगी और भी छोटी कर रहा है।
पीर खान, इस दगाबाज को खत्म कर दो। जैसे ही पीर खान ने अपना रूमाल कसना चाहा, रहीम झट से चंद्रभान के पैरों पर गिर पड़ा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इसी वक्त 3000 अशरफियां लाकर देता हूं। चंद्रभान ने पीर खान को रुकने का इशारा किया और बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी कर। रहीम ने कांपते हुए बताया, मेरी सारी जमा पूंजी पीपल के पेड़ की जड़ में दबी हुई है, वहां से खुदवा लीजिए, मैं उसमें से आपका हिस्सा दे दूंगा, बस मुझे बख्श दीजिए। चंद्रभान ने एक नजर पीर खान की ओर डाली। वह इशारा समझ गया। पल भर में रहीम का खेल खत्म हो गया। इसके बाद मोती और पीर खान पीपल के पेड़ की ओर गए। जब जड़ को खोदा गया तो वहां से एक मिट्टी का मटका निकला। जब उन्होंने मटके को खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवर भरे हुए थे। चंद्रभान मुस्कुराया और बोला, देखा, इस रहीम ने कितने ठगों को डरा धमकाकर यह दौलत जमा की थी। अब चंद्रभान को रहीम द्वारा बताए गए उस अमीर सौदागर की फिक्र हो रही थी। उसने अपने जासूसों को आदेश दिया कि जाकर खबर लाएं कि वह सौदागर इस वक्त कहां है। कुछ समय बाद गणेश वापस आया और हंसते हुए बोला, सरदार, मुंह मीठा कराओ, खुशखबरी लाया हूं। चंद्रभान ने एक टुकड़ा गुड़ उठाकर गणेश के मुंह में रख दिया और कहा, अब जल्दी बता, हमारा शिकार कहां है? गणेश बोला, सरदार, मैंने पूरी खबर निकाल ली है। यह सौदागर बहुत अमीर आदमी है, रहीम सही कह रहा था। चंद्रभान ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब उस मरे हुए रहीम की तारीफ करना बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। गणेश हाथ जोड़कर बोला, ठीक है सरदार, सुनिए, वह सौदागर आज सुबह ही सागर से निकला था। इस वक्त यहां से 4 कोस की दूरी पर होगा। अगर हम अभी निकलें तो शाम से पहले उसे पकड़ सकते हैं। चंद्रभान बोला, अच्छा, लेकिन वह यात्रा कैसे कर रहा है? गणेश ने जवाब दिया, सरदार, वह एक घोड़े पर सवार है। उसका घोड़ा बहुत मजबूत है। 2 खच्चरों पर उसका सामान लदा हुआ है। उसके साथ 4 सवार भी हैं और एक भिखारी भी उनके साथ है। कुल 6 लोग हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, शिकार बहुत बड़ा है। इतना माल मिलेगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। चंद्रभान ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराया। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। कल सुबह इस पर काम करेंगे। अभी 3-4 दिन तक हमें उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी। अगले दिन यह गिरोह सागर से रवाना हो गया। 5वें दिन चंद्रभान और उसके ठगों ने आखिरकार उस सौदागर को घेर लिया। लेकिन यह भिखारी जो सौदागर के साथ था, असल में चंद्रभान के गिरोह का ही एक ठग था। भिखारी ने सौदागर को पहले ही डाकुओं और ठगों की भयानक कहानियां सुना सुनाकर इतना डरा दिया था कि वह अकेले सफर करने से घबराने लगा। उसे समझाया गया कि अगर रास्ते में कोई काफिला मिल जाए तो उसके साथ जाना ही सुरक्षित होगा। इसी बीच सौदागर को चंद्रभान और उसके साथियों का दल दिखा। उसे राहत मिली क्योंकि चंद्रभान अपनी वेशभूषा और अंदाज से किसी फौजी दस्ते का सरदार लग रहा था। भिखारी ने सौदागर से कहा, यह लोग सिपाही मालूम होते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करो जो इन्हें हमारे पास भेजा, वरना हैदराबाद पहुंचने तक तुम्हारा माल भी लुट जाता और जान भी खतरे में पड़ जाती। अब बस किसी तरह इन्हें राजी कर लो कि हमें अपने साथ ले चलें। सौदागर चंद्रभान के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, सरदार जी, मैंने सुना है कि आप हैदराबाद जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं, लेकिन रास्ता बहुत असुरक्षित है। मैं ठहरा व्यापारी, मेरे पास काफी सामान है। अगर आप मुझे अपने दल में शामिल कर लें तो मैं यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। पहले तो चंद्रभान ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर गंभीर स्वर में बोला, हम तो हैदराबाद ही जा रहे हैं, लेकिन किसी अजनबी की रक्षा करने का जिम्मा नहीं उठा सकते। सौदागर गिड़गिड़ाया, सरदार जी, रक्षा तो भगवान ही करेंगे, लेकिन सहारा भी तो जरूरी है, और मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। थोड़े नखरे दिखाने के बाद चंद्रभान ने सौदागर की बात मान ली। सौदागर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि ईश्वर ने उसकी रक्षा के लिए एक बहादुर सरदार भेज दिया है। 2 दिन तक काफिला इसी तरह चलता रहा। चंद्रभान सही मौके की तलाश में था। आखिरकार उसे वह मौका मिल गया। रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ा। पानी साफ था, लेकिन जगह तंग थी। चंद्रभान ने हुक्म दिया, आज दोपहर यहीं आराम करेंगे। सभी लोग वहां रुक गए। कोई लेट गया, कोई नहा रहा था, कोई पानी पी रहा था।
सौदागर भी चंद्रभान के पास बैठकर हैदराबाद के किस्से सुना रहा था। चंद्रभान ने कहा, आप भी नहा लीजिए, आगे कई दिनों तक पानी न मिले तो दिक्कत होगी। सौदागर बोला, बिल्कुल सही कहा सरदार जी, इतना साफ पानी फिर कहां मिलेगा। चंद्रभान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, कपड़े उतारिए और पानी में उतर जाइए। सौदागर बोला, आप भी साथ चलिए, मजा आएगा। चंद्रभान का असली मकसद भी यही था, लेकिन वह बोला, आप पहले नहाइए, मैं भी बाद में आ जाऊंगा। सौदागर हंसते हुए बोला, साथ नहाने में ही मजा है। चंद्रभान ने काफिले के सभी लोगों को बुलाया और आदेश दिया, सब लोग नहाने चलो। ठगों को पहले से पूरी साजिश का पता था, वे खुशी खुशी पानी में उतर गए। करीब 15 मिनट बाद चंद्रभान ने संकेत दिया, गोता लगाओ। यह इशारा मिलते ही ठगों ने अपने अपने शिकारों का गला घोंट दिया। खुद चंद्रभान ने सौदागर का काम तमाम किया। इसके बाद लाशों को घसीटकर किनारे लाया गया, लेकिन इस बार ठगों को लाशों को छिपाने के लिए पहले से गड्ढा खोदने का मौका नहीं मिला था। चंद्रभान ने सोचा, पहले इन सौदागरों को मार दो, फिर लाशों को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन तभी दूर से 2 सवार आते दिखे। चंद्रभान ने पीर खान से कहा, इन लाशों पर इस तरह चादर डाल दो कि दूर से लगे कि लोग सो रहे हैं। पीर खान ने तुरंत वैसा ही किया। फिर बोला, सरदार जी, इन दोनों सवारों के बारे में क्या किया जाए। चंद्रभान ने उन्हें गौर से देखा और बोला, ये गरीब लोग लग रहे हैं, इन्हें मारने से क्या मिलेगा। पीर खान बोला, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें इन्हें मारना ही पड़ेगा। अगर ये जिंदा बचकर चले गए तो हमारा भेद खोल देंगे। चंद्रभान हंसा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वे यही समझेंगे कि हमारा काफिला आराम कर रहा है। कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। पीर खान चिंतित स्वर में बोला, सरदार, आप भी भोली बातें करते हैं। किसी मुर्दे पर चादर डाल दी जाए तो भी यह साफ दिख जाता है कि वह मुर्दा है। जिंदा आदमी कभी इस तरह नहीं सोता। अब चंद्रभान को चिंता हुई, अगर वे दोनों सवार यहां रुके और शक हुआ तो क्या होगा। चंद्रभान ने गहरी सांस ली और बोला, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतने में वे दोनों बदकिस्मत यात्री भी नजदीक आ पहुंचे। पीर खान और मोती ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया और घोड़ों से उतरने का इशारा किया। दोनों यात्री उतरे तो पीर खान ने पूछा, कहां जा रहे हो। उनमें से एक ने कहा, यहां से 14 कोस दूर एक गांव है, हम वहीं जा रहे हैं। पीर खान ने फिर सवाल किया, क्या सिर्फ तुम दोनों ही हो या और भी साथी आ रहे हैं। दूसरे यात्री ने जवाब दिया, हम 4 आदमी निकले थे, हमें जल्दी थी इसलिए हम आगे निकल आए, बाकी 2 पीछे रह गए। वे 1 घंटे बाद यहां पहुंचेंगे। अब हमारा रास्ता छोड़ो, हमें देर हो रही है। पीर खान ने कड़कते स्वर में कहा, खबरदार, कोई हरकत मत करना। सवार चौंका और गुस्से में बोला, तुम कौन होते हो हमारा रास्ता रोकने वाले। हम अपनी राह पर जा रहे हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। पीर खान हल्के से हंसा और बोला, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा तुमसे क्या काम है। सवार सब समझ गया। भय की छाया उसकी आंखों में उतर आई। निराश स्वर में उसने अपने साथी से कहा, भाई, यह ठग हैं, अब बचने की कोई उम्मीद मत रखो, ईश्वर का ध्यान करो, अब कुछ ही क्षण हमारे पास हैं। पीर खान ठहाका मारकर हंसा, तुम सही कह रहे हो, हमारे दिल पत्थर के हैं। फिर उसने मोती को इशारा किया। 2 रुमाल हवा में लहराए और कुछ ही क्षण में दोनों यात्रियों के निर्जीव शरीर धरती पर पड़े थे। चंद्रभान ने तुरंत आदेश दिया, इन लाशों पर चादर डाल दो। इसी बीच गड्ढा भी तैयार हो गया था। सभी शवों को उसी में दफना दिया गया। फिर वह खूनी काफिला आगे बढ़ गया। जब काफिला जबलपुर पहुंचा तो चंद्रभान खुद शिकार की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा, मगर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पिछली यात्राओं में उसे काफी धन मिल चुका था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई। उसने जबलपुर में 2-3 दिन बिताए और फिर आगे की यात्रा शुरू कर दी। करीब 10 कोस दूर एक कस्बे में उन्होंने पड़ाव डाला। इस बार चंद्रभान खुद बाजार में गया। एक पान वाले की दुकान पर बैठा ही था कि उसकी नजर एक डोली पर पड़ी। डोली के चारों ओर 10 घुड़सवार पहरा दे रहे थे। देखने से लगता था कि डोली में कोई प्रतिष्ठित महिला बैठी है। चंद्रभान कुछ देर वहीं बैठा डोली को ताकता रहा।
तभी पर्दा उठा और उसकी आंखें उस स्त्री के चेहरे पर पड़ीं। एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। वह स्त्री क्या थी? मानो बिजली का टुकड़ा जिसने चंद्रभान के हृदय को झकझोर दिया। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह उसी क्षण वहीं बैठकर उसे देखता रहता, लेकिन अगले ही पल उसके मन में परिवार और काफिले का ख्याल आया। अगर साथी जान गए कि सरदार किसी औरत पर मोहित हो गया तो वे क्या कहेंगे? उसने सोचा। वह भारी मन से उठा और डेरे की ओर लौट गया, लेकिन अब उसका मन बेचैन था। वह सुंदर चेहरा, वे बड़ी बड़ी आंखें बार बार उसकी स्मृति में कौंध रही थीं। कौन थी वह? क्या कभी मुझसे मिलेगी? क्या वह मुझसे मिलना भी चाहेगी? ये सवाल उसके मन में उमड़ते घुमड़ते रहे, लेकिन चंद्रभान को शायद ही अंदाजा था कि उसकी यह मोहब्बत उसे किस दिशा में ले जाने वाली थी। चंद्रभान अपने ही मन की उलझनों में उलझा था। मेरे घर पर मेरी पत्नी है, जो भले ही इतनी सुंदर न हो, लेकिन मुझसे सच्चा प्रेम करती है। इसी विचार में डूबा था कि अचानक एक दासी उसके पास आई और बोली, स्वामी, आज सुबह आप ही तो एक पान वाले की दुकान पर बैठे थे। चंद्रभान चौंका। हां, मैं ही वहां बैठा था, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? दासी ने आदरपूर्वक कहा, मेरी मालकिन ने आपको बुलाया है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरे साथ चलिए। चंद्रभान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन तुम्हारी मालकिन कौन है और उन्हें मुझसे क्या काम है? दासी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मुझे नहीं है, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं नहीं देना चाहती। यह मेरी मालकिन ही बताएंगी। चंद्रभान जिज्ञासा से उठा और दासी के पीछे पीछे चल पड़ा। वह उसे एक भव्य महलनुमा घर में ले गई और एक सुसज्जित कक्ष में बैठा दिया। कुछ क्षणों के बाद वही रूपवती स्त्री वहां आई, जिसके सौंदर्य ने चंद्रभान के हृदय को बेचैन कर दिया था। स्त्री ने चंद्रभान की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बड़े जागीरदार की विधवा हूं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अब अकेली हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी रक्षा करो। चंद्रभान को और क्या चाहिए था? यही तो वह मन ही मन चाह रहा था। उसने तुरंत सहमति दे दी और फिर उसी शाम वह रहस्यमयी स्त्री उसके काफिले में आ मिली। चंद्रभान के मन में जो आग धधक रही थी, वही आग उस रूपसी के हृदय में भी जल रही थी। 2 दिन तक दोनों ने स्वयं को संभाला, लेकिन तीसरे दिन स्त्री ने स्वयं अपने प्रेम का इजहार कर दिया। दोनों ही एक दूसरे के मोहपाश में बंध चुके थे। चंद्रभान धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा था। उसे लगने लगा कि वह इस प्रेम की अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन पीर खान, जो वर्षों से चंद्रभान का विश्वास पात्र था, स्थिति को भांप चुका था। वह एक दिन चंद्रभान के पास आया और बोला, सरदार, यह राह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रही है। प्रेम जैसे खेल हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बने हैं। यह सिर्फ विनाश लाता है। चंद्रभान ने कई बार स्वयं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री की मोहक दृष्टि, उसका स्वर, उसकी अदाएं उसे बार बार अपनी ओर खींच लेती। पीर खान लगातार उसे समझाता रहा, इश्क एक खतरनाक जाल है, इससे सिर्फ तबाही ही मिलती है। इस मोह से बाहर निकलो, इससे पहले कि यह तुम्हें पूरी तरह निगल जाए। चंद्रभान परेशान होकर बोला, मैं लाख कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तुम ही कोई उपाय बताओ कि कैसे मैं इससे मुक्त हो सकता हूं। पीर खान ने गंभीरता से कहा, सीधी बात कहो, उसे साफ साफ बता दो कि तुम विवाहित हो, तुम्हारे घर पर पत्नी और बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित है और तुम भी उसे प्रेम करते हो। चंद्रभान को यह सुझाव उचित लगा। वह उसी दिन उस स्त्री से मिलने गया और गंभीर स्वर में बोला, मैं तुमसे एक सच छुपा रहा था। मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। मेरा एक सुंदर और संस्कारी परिवार है। मेरी पत्नी मुझसे बेहद प्रेम करती है और मैं भी उसे चाहता हूं। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। स्त्री को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। वह चीखते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम झूठे कपटी निकले। अब मेरी आंखों से दूर हो जाओ। चंद्रभान ने उदास स्वर में कहा, जो सच था वह मैंने कह दिया। अब आगे तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी वह स्त्री दौड़कर आई।
उसका हाथ पकड़ लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। चंद्रभान एक पल के लिए ठिठक गया। उस स्त्री ने जब रोना बंद किया तो चंद्रभान को कोसने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि चंद्रभान किसी भी तरह से नहीं पिघल रहा तो वह एक नया तर्क देने लगी। हमारे समाज में एक से अधिक विवाह की अनुमति है। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो इसमें क्या हानि है? तुम मुझसे भी विवाह कर लो। मैं तुम्हारी पहली पत्नी को अपनी बहन की तरह मानूंगी और हमेशा उसका सम्मान करूंगी। चंद्रभान को समझ आ गया कि वह इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उसे लगा कि अगर वह अभी कोई बहाना बना ले तो शायद कुछ समय के लिए इससे बचा जा सकता है। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ समय बाद तुमसे विवाह कर लूंगा। यह सुनकर वह संतुष्ट हो गई और चंद्रभान को वापस अपने पड़ाव में जाने की अनुमति दे दी। चंद्रभान ने वापस आकर पीर खान को पूरी बात बताई और चिंतित स्वर में कहा, अब बताओ क्या किया जाए? पीर खान ने गंभीर होकर कहा, इसका एक ही उपाय है। हमें रास्ता बदलना होगा और अलग अलग दिशाओं में सफर करना होगा। वह थक हार कर खुद ही अपने घर लौट जाएगी। चंद्रभान को यह उपाय सही लगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही उसने अपने साथियों के साथ अपना पड़ाव छोड़ दिया। वह पूरी तरह से उस स्त्री और उसके साथियों को पीछे छोड़कर दूसरे मार्ग पर निकल पड़ा। लेकिन वह स्त्री भी हिम्मत और जिद में किसी से कम नहीं थी। जब वह जागी और देखा कि चंद्रभान गायब हो चुका है तो वह तुरंत समझ गई कि उसे धोखा दे दिया गया है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सेवकों से कहा, पालकी उठाओ और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। परिणाम यह हुआ कि तीसरे ही दिन वह फिर से चंद्रभान के काफिले तक पहुंच गई। चंद्रभान स्त्री को देखकर स्तब्ध रह गया। वह अब और भी अधिक परेशान हो गया कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उसने उसे अपने खेमे में बुलाया और समझाने लगा, देखो, मैंने तुमसे जो कहा था वह केवल परिस्थिति को संभालने के लिए था। मैं वास्तव में तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन वह स्त्री अब किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली। तुमने मुझसे विवाह का वादा किया था और अब तुम्हें इसे निभाना ही होगा। जब चंद्रभान ने साफ इनकार कर दिया तो वह कड़वे स्वर में बोली, मैंने सोचा था कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो और अपने वचन का मान रखोगे, लेकिन मैं गलत थी। लेकिन याद रखना, मैं अपना रास्ता निकालना जानती हूं। इसके बाद वह और अधिक गंभीर लहजे में बोली, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम एक ठग हो, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची और पवित्र है कि मैं इस सच के बावजूद तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। लेकिन यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन मुझे तुम्हारा भेद उजागर करना पड़ेगा। फिर तुम और तुम्हारे सभी साथी पकड़ लिए जाओगे। अब चंद्रभान भयभीत हो गया। उसने घबराकर कहा, ठीक है, जैसे ही हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। जब चंद्रभान ने यह पूरी घटना पीर खान को सुनाई तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हालात गंभीर हो चुके थे। अब यह जरूरी था कि इस संकट से निकला जाए। पीर खान ने अपने खास लोगों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि सुगंधा की एक दासी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, एक युवा ठग के प्रेम में थी। उस ठग ने अपने प्रेम में अंधा होकर उसे चंद्रभान और उसके गिरोह के बारे में सब कुछ बता दिया। जब दासी को यह सच पता चला तो उसने यह खबर सुगंधा तक पहुंचा दी। अब यह स्थिति बहुत अधिक खतरनाक हो चुकी थी। पीर खान ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस समस्या का एक ही समाधान है। सुगंधा और उसकी दासी, उसके साथियों और इस गद्दार साथी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अब चंद्रभान की नीयत पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके भीतर का निर्दयी स्वभाव और भी बढ़ता जा रहा था। सुगंधा को धोखा देकर उसने उसे और उसके साथियों को मार डाला। उनकी लाशें जमीन में दफन करवा दी। समय बीतता गया, लेकिन चंद्रभान का व्यवसाय वैसा ही चलता रहा। वह कभी कभी साल 2 साल अपने घर पर टिकता, लेकिन अधिकतर समय यात्राओं पर ही रहता था। वीर सिंह अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उधर चंद्रभान की उम्र भी 40 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसके क्रूर हृदय में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि उम्र के साथ उसकी निर्दयता और भी बढ़ गई थी। उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा, हजारों का धन लूटा, लेकिन उसके पापों का घड़ा अब भी भरा नहीं था। चंद्रभान ठगों के सैकड़ों गिरोहों को इकट्ठा करता और हर बार एक नई साजिश बुनता।
उसने अनगिनत यात्रियों को अपना शिकार बनाया। उन दिनों चंद्रभान झालरगढ़ की एक छोटी रियासत में रहता था। ऊपर से वह एक जमींदार की तरह जीवन बिता रहा था, लेकिन उसका असली धंधा ठगी ही था। वहां का राजा भी उसकी हरकतों से अनजान नहीं था, परंतु उसे चंद्रभान से अच्छा खासा हिस्सा मिल जाता था, इसलिए वह चुप रहता। एक दिन चंद्रभान किसी मोटे तगड़े शिकार की तलाश में निकला। उसका काफिला शहर के बाहर डेरा डाले हुए था। तभी उसने कुछ लोगों को देखा जो कपड़े और हाव भाव से धनी प्रतीत हो रहे थे। चंद्रभान ने उनसे पूछा, मुझे कुछ बेशकीमती मोती खरीदने हैं, क्या यहां कोई अच्छा व्यापारी मिल सकता है? संयोगवश उन्हीं में से एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध जौहरी था। वह बोला, मैं ही हूं जौहरी, बताइए क्या खरीदना चाहते हैं? चंद्रभान ने योजना बनाई और जौहरी को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके साथ उसके घर तक चला गया। वहां उसने अलग अलग तरह के अनमोल मोती देखे और 300 स्वर्ण मुद्राओं के मोती खरीद लिए। फिर उसने जौहरी से कहा, झालरगढ़ का राजा जवाहरात का बड़ा कदरदान है। अगर आप अपने कीमती रत्न वहां ले जाएं, तो मैं स्वयं आपकी सिफारिश करूंगा और आपको बढ़िया दाम मिल जाएगा। लालच में आकर जौहरी चंद्रभान के साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा था। चंद्रभान जानता था कि जौहरी के कई छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसके अंदर अब किसी भी प्रकार की दया शेष नहीं थी। उसके कुछ साथियों ने उसे समझाया, इस तरह किसी को बुलाकर मार डालना उचित नहीं है, लेकिन चंद्रभान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन तक यात्रा जारी रही। जब सही मौका मिला तो चंद्रभान के इशारे पर जौहरी को मार डाला गया। उसके पास जो बेशकीमती जवाहरात थे, वे सब चंद्रभान ने लूट लिए। लेकिन यह संसार न्याय का भी है। प्रकृति किसी को अनंत काल तक छूट नहीं देती। चंद्रभान अब तक भाग्य के सहारे अपने पापों से बचता आ रहा था, लेकिन अब समय आ चुका था कि उसे अपने कर्मों का फल मिले। कभी कभी ईश्वर पापियों को खुली छूट देता है, परंतु जब उसका न्याय आता है तो वह भयंकर और चेतावनी देने वाला होता है। चंद्रभान अभी भी झालरगढ़ में रह रहा था। वह साल के 6 महीने अपने गिरोह के साथ ठगी में व्यस्त रहता और बाकी 6 महीने जमींदार की तरह सम्मानजनक जीवन बिताता। लेकिन अब वह समय दूर नहीं था जब उसके पापों का घड़ा पूरी तरह भरने वाला था और उसके कर्म उसे उसके अंत की ओर धकेल देंगे। चंद्रभान अब भी जवान था और कभी कभार बाहर निकलकर निर्दोष यात्रियों को अपना शिकार बनाता। उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था। झालरगढ़ का राजा भी उसकी करतूतों से अनजान नहीं था, लेकिन हर मुहिम के बाद चंद्रभान राजा को भारी नजराना दे देता था। इस कारण राजा सब कुछ जानते हुए भी मौन रहता, बल्कि वह एक तरह से इन ठगों का रक्षक बन चुका था। लेकिन अन्याय अधिक दिनों तक नहीं चलता। अंग्रेजी हुकूमत को पता चल चुका था कि वीर सिंह और चंद्रभान केवल जमींदार नहीं, बल्कि ठगों के बड़े सरदार हैं। इसलिए झालरगढ़ के राजा को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। राजा समझ गया कि अब इन ठगों को बचाना उसके लिए विनाशकारी होगा। जब वीर सिंह और चंद्रभान दरबार में पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य दरबार होगा, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उन्हें हथकड़ियों में जकड़ा, वीर सिंह को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। फिर भी उसने अपनी ठगी भरी चतुराई का सहारा लिया और कहा, महाराज, यह कैसा व्यवहार है? हम तो सामान्य जमींदार हैं, हमें इस तरह अपमानित क्यों किया जा रहा है? राजा ने कठोर स्वर में कहा, अभी पता चल जाएगा कि तुम जमींदार हो या निर्दयी ठग। राजा ने आदेश दिया कि हजारी को दरबार में लाया जाए। हजारी, जो पहले वीर सिंह का सबसे भरोसेमंद साथी था, अब वादा माफ गवाह बन चुका था। राजा ने हजारी से कहा कि वह वीर सिंह और चंद्रभान के बारे में सच बयान करे। हजारी ने जो खुलासे किए, वे सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसने बताया कि वीर सिंह ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, व्यापारी, सन्यासी, यात्री, वृद्ध और बच्चे सभी शामिल थे। वीर सिंह का अंतिम शिकार जसवंत मल था, जो राजा का अत्यंत प्रिय व्यक्ति था। जसवंत मल का नाम सुनते ही राजा का गुस्सा फूट पड़ा। वह अभी तक यह मान रहा था कि जसवंत मल जीवित है। जैसे ही उसे पता चला कि वीर सिंह ने उसे भी मार डाला, वह क्रोध से कांप उठा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वीर सिंह को मृत्युदंड दिया जाए।
शाही अस्तबल से हाथी मंगवाया गया। वीर सिंह को हाथी के पैरों से बांध दिया गया और देखते ही देखते हाथी ने उसे अपने विशाल पैरों से कुचल दिया। लेकिन वीर सिंह अंतिम क्षण तक निडर बना रहा। अब चंद्रभान की बारी थी, लेकिन उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आई थी। उसके लिए विधाता ने एक और पीड़ा भरी सजा लिख रखी थी। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसका पति और ससुर केवल जमींदार नहीं बल्कि हत्यारे और लुटेरे ठग थे, तो वह यह सदमा सहन नहीं कर पाई। अपार दुख और लज्जा में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभान की संपत्ति जब्त कर ली गई। उसकी इकलौती बेटी अनाथ होकर दर दर भटकने लगी। कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक ठग की बेटी थी। चंद्रभान किसी तरह भाग निकला, लेकिन अधिक समय तक बच नहीं सका। महीनों तक वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन अंततः पकड़ा गया। इस बार उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कैद के दौरान उसे एक और ठग गणेशम से भेंट हुई। गणेशम चंद्रभान से नफरत करता था, लेकिन कारण चंद्रभान को नहीं पता था। जब उसे मालूम हुआ कि गणेशम की माता को उसके ही गिरोह ने मार डाला था, तो उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। चंद्रभान ने अपने पूरे जीवन की ठगी और नियमों को भुलाकर वादा माफ गवाह बनने का निर्णय लिया। उसकी गवाही से गणेशम को फांसी दे दी गई, लेकिन चंद्रभान खुद भी नहीं बच सका। आखिरकार विधि का न्याय हुआ। चंद्रभान को जीवन भर कारावास की सजा मिली। एक समय का शक्तिशाली ठग अब जेल की काल कोठरी में अंतिम सांसें गिनने को मजबूर था। दोस्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि अधर्म और अन्याय कितने भी बलवान क्यों न हों, वे अधिक समय तक नहीं टिकते। सत्य, न्याय और धर्म की जीत अंततः होती ही है। जो पाप करता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है। अब बताइए, आप हमें कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताएं। हमें गर्व होगा यह जानकर कि हमारी कहानियां देश दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। और हां, आपके लिए हमने स्क्रीन पर कुछ शानदार वीडियो सजाए हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो उनमें से कोई भी एक जरूर देखें। यकीन मानिए, वो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभार। राधे राधे।